रात करीब 11:30 बजे एक शख्स डोमिनोज पिज़्ज़ा के आउटलेट पे कॉल करता है और एक पिज़्ज़ा का ऑर्डर देता है। पर उस रात जो महिला उस पिज़्ज़ा की डिलीवरी देने के लिए वहाँ से निकलती है वो फिर कभी वापस नहीं लौटती, क्योंकि उस रात उसकी हत्या हो जाती है। एक पिज़्ज़ा के लिए किसी की हत्या, ये सुनने में ही थोड़ा अटपटा सा लगता है, पर क्या सच में पिज़्ज़ा के लिए उसकी हत्या की गई या फिर उसकी हत्या के पीछे किसी की कोई गहरी साजिश थी? उस रात वो एक पिज़्ज़ा की डिलीवरी एक नहीं बल्कि तीन लोगों की जिंदगियां तबाह कर देता है। अब उस रात ऐसा क्या हुआ और उस पिज़्ज़ा का ऑर्डर किसने किया था, वो सब आगे कहानी में आपको जानने के लिए मिलेगा। पर उससे पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है अमेरिका के ओहायो सिटी की, जहाँ की एक डोमिनोज पिज़्ज़ा के आउटलेट में एशली बिग्स नाम की 26 साल की महिला पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करती थी। वैसे तो ये महिला अमेरिकी सेना से रिटायर्ड थी और अपने परिवार के लिए एक सिंपल लाइफ जीने की कोशिश कर रही थी। सेना में जाने से पहले उसने चैट कॉब नाम के व्यक्ति से शादी की थी, पर उसकी ये शादी ज्यादा दिन नहीं चली और उसने चैट को तलाक देकर सेना ज्वाइन कर ली। चैट से शादी के बाद उसने ग्रेस नाम की एक बेटी को जन्म दिया था, पर सेना में जाने की वजह से उसे अपनी दुधमुही बेटी की कस्टडी नहीं मिली, बल्कि उसके एक्स हस्बैंड चैट को दे दी गई थी। एशली और चैट के बीच का ब्रेकअप मामूली कड़वाहट के कारण नहीं, एशली के अंदर बदल रही उसकी अपनी इच्छाओं को लेकर था। एशली शुरू में तो एक नॉर्मल लड़की की तरह ही जीना चाहती थी, पर उसके अंदर कुछ ऐसा छुपा हुआ था जिसका पता उसे अपनी शादी के बाद चला। असल में दोस्तों, एशली शारीरिक रूप से लड़की थी, पर उसके अंदर कहीं न कहीं लड़कियों के प्रति फीलिंग शुरू से ही थी। बस उसका एहसास उसे अपनी शादी के बाद हुआ, जिसकी वजह से वो अक्सर आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। एक दो बार तो चैट ने भी उसे उसकी दोस्त के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया था, पर उस वक्त वो चैट के बच्चे की मां बनने वाली थी। यही वजह थी कि 2005 में ग्रेस को जन्म देने के बाद 2006 में दोनों अलग हो गए और 2007 में एशली ने सेना ज्वाइन कर लिया, जिसकी वजह से ग्रेस की कस्टडी चैट को मिल गई थी। पर सेना में तैनात एशली को अपनी बेटी की याद हर रोज आती थी, इसलिए एशली ने 2011 में सेना की नौकरी छोड़ दी और अपनी बेटी की कस्टडी के लिए डोमिनोज में डिलीवरी एजेंट का काम करने लगी। यहाँ काम करने से उसे एक फिक्स सैलरी मिलती थी और यहाँ तक कि उसे अपनी कानूनी लड़ाई के लिए पैसे जुटाने में भी मदद मिलती थी, जिसमें वो अब थी, क्योंकि अब एशली को ग्रेस की कस्टडी वापस पाना था, इसलिए वो कानून का सहारा लेती है। उधर चैट भी एशली से तलाक के बाद एरिका नाम की एक महिला से शादी करता है। इन दोनों का अपनी पुरानी शादी से एक बच्चे थे और शादी के बाद दोनों के 2 बच्चे और हुए, यानी कि कुल मिला के इस फैमिली में 4 बच्चे थे, जिन्हें चैट और एरिका संभालते थे। 2011 तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर जैसे ही एशली सेना की नौकरी छोड़कर वापस आती है और ग्रेस की कस्टडी के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने लगती है, तब इन तीनों की जिंदगियां एक खूंखार करवट ले लेती है। असल में दोस्तों, 2012 में ग्रेस की कस्टडी वापस से उसकी मां एशली को मिल जाती है, जिसकी वजह से चैट काफी नाराज हो जाता है। चैट अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी ग्रेस भी अपनी मां की तरह बन जाए, क्योंकि एशली अब अपनी गर्लफ्रेंड ब्रिटनी के साथ रहती थी। हालांकि जब पहली बार एशली ग्रेस को लेने पहुंचती है, तब ग्रेस उसे पहचानने से भी इनकार कर देती है, क्योंकि अब वो अपनी मां एरिका को ही समझती थी। फिर भी पुलिस वालों के दबाव में ग्रेस को एशली के साथ जाना पड़ा, पर ग्रेस अपने पिता चैट को याद करके बहुत रोया करती थी, इसलिए एशली कभी कभी ग्रेस को उसके पिता के पास भेज देती थी। और यही बात चैट को नागवार गुजरती थी कि उसे अपनी ही बेटी से मिलने के लिए बार बार एशली के सामने शर्मिंदा होना पड़ता था। इसलिए चैट और एरिका दोनों मिलकर एक खौफनाक प्लान बनाते हैं और फिर 20 जून की रात करीब 11:30 बजे उसी पिज्जा आउटलेट पे एक कॉल आता है जहां एशली काम करती थी। कॉल पे पिज्जा डिलीवरी के लिए जो एड्रेस बताया जाता है वो वहीं पास के ही पार्किंग एरिया का था। चूँकि डिलीवरी एड्रेस बहुत पास में ही था, इसलिए मैनेजर ये ऑर्डर ले लेता है और एशली को वो ऑर्डर पहुंचाने के लिए दे देता है। एशली वो ऑर्डर लेकर निकलती तो है, पर फिर कभी वापस नहीं लौटती। रात 12:30 बजे तक जब एशली वापस नहीं लौटती, तब मैनेजर स्टोर बंद करके उस पार्किंग में पहुंचा जहां एशली को वो पिज्जा ऑर्डर डिलीवर करना था। वहां पहुंच के मैनेजर जो कुछ देखता है उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वहां जमीन पर ढेर सारा खून फैला हुआ था और कुछ पैसे भी पड़े थे। मैनेजर समझ चुका था कि यहाँ जो कुछ भी हुआ है वह हिंसक और बहुत गलत हुआ होगा,
फिर उसने रात 1 बजे पुलिस को फोन करके इसकी जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर अपनी जांच शुरू कर देती है। पुलिस को ये एहसास होते देर न लगी कि यह निश्चित रूप से कोई गुमशुदगी का मामला नहीं था। यहाँ संघर्ष के बहुत स्पष्ट संकेत थे, जिसमें फुटपाथ पर खून, फर्श पर बिखरा हुआ कैश और यहाँ तक कि टेजर के टुकड़े भी मिले थे। हालांकि एशली या उसकी कार का कोई नामो निशान नहीं था, और जब उन्हें पास में खून की एक लकीर मिली तो उन्हें ये एहसास हुआ कि वह लकीर एक जगह आकर रुक गई थी, लगभग जैसे कि उसे काबू में किया गया, घसीटा गया और फिर एक वाहन में डालकर उसे वहां से ले जाया गया हो, शायद उसके अपने वाहन में ही, क्योंकि वह गायब था। उन्हें टायर के निशान भी मिले जो निश्चित रूप से तेजी से भागने का सुझाव देते थे, मतलब कि जो कोई भी यह व्यक्ति था स्पष्ट रूप से जल्दी में था। इस बीच पुलिस ने एशली की गर्लफ्रेंड ब्रिटनी को क्राइम सीन पर बुलाया और उससे पूछताछ की। तब पुलिस को पता चला कि एशली और उसके एक्स हस्बैंड का बेटी को लेकर कुछ विवाद चल रहा था। इसके बाद पुलिस चैड को कॉल करती है, पर चैड फोन नहीं उठाता। फिर पुलिस की एक टीम चैड के घर जाती है और दूसरी टीम एशली की तलाश में निकलती है। सुबह 4 बजे पुलिस वालों को एशली की कार क्राइम सीन से लगभग 20 मील दूर एक हाईवे के किनारे एक खेत में मिलती है। पुलिस जब कार का दरवाजा खोल के देखती है तो उन्हें शुरू से ही जिस चीज का डर था वही दिखाई दिया। एशली पीछे की सीट पर मृत पड़ी थी। उन्होंने नोट किया कि उसका शरीर पूरी तरह से खून से लथपथ था और उसके हाथ और पैर जिप टाई से बंधे हुए थे और एक और जिप टाई उसके गले में कसकर बांधी गई थी। उसका चेहरा गहरे बैंगनी रंग का हो गया था और यह स्पष्ट था कि वास्तव में उसका गला घोंटकर उसे मारा गया था। और जहाँ तक उस लापता टेजर की बात है, उसके तार अभी भी उसके शरीर से जुड़े हुए थे। कार का इंटीरियर पूरी तरह से खून से लथपथ था और डोमिनोज डिलीवरी बैग अभी भी सामने की सीट पर रखा हुआ था। यह साफ था कि यह कोई अचानक किया गया हमला नहीं, बल्कि वास्तव में एक प्लान मर्डर था। ऐसा लगता है कि जिसने भी यह किया उसने उसे पार्किंग एरिया में लालच देकर बुलाया होगा, फिर तेजर से हमला किया, उसके बाद उसका गला घोटा और फिर उसकी अपनी ही कार में उसे डालकर यहाँ ठिकाने लगा दिया। इस बीच पुलिस की दूसरी टीम जब चैड के घर पहुंचती है तो वहां चैड को नहीं पाती। एरिका से पूछताछ में पता चलता है कि चैड तो रात से ही अपनी मां के घर पर है, जो कि वहां से थोड़ी ही दूर पर था। पुलिस जब वहां पहुंचती है तो चैड उन्हें वहां भी नहीं मिलता, पर उन्हें वहां पर एक बैग मिलता है जिस पर खून के धब्बे थे और उस बैग में टूटा हुआ टेजर गन के साथ साथ कुछ जिप टाइज थी, जैसे कि एशली के शरीर पे थी। पुलिस अब पूरे घर और उसके आसपास के इलाकों की तलाशी करने लगती है। तभी उन्हें घर के पीछे की झाड़ियों में चैड छुपा हुआ मिलता है। चैड अभी तक उन कपड़ों को पहना हुआ था जिस पर एशली के खून के दाग अभी भी थे। पुलिस चैड को गिरफ्तार करके उसे कोर्ट में पेश करती है और कोर्ट में चैड अपना गुनाह कबूल कर लेता है। 2014 में कोर्ट ने चैड को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। चैड के जेल जाने के बाद सब लोग फिर से अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने लगे थे, पर एक पुलिस ऑफिसर अभी भी ऐसा था जिसे लगता था कि इस केस में कुछ ऐसा है जो उससे छूट रहा है, क्योंकि इस केस का एक पहलू अभी भी मिसिंग था और वो ये था कि जिस रात कॉल करके पिज्जा का ऑर्डर दिया गया था, उस रात वो कॉल किसी लड़के ने नहीं बल्कि किसी लड़की ने की थी। अब चैड तो लड़की है नहीं, तो फिर वो कॉल किसने की थी? उस पुलिस ऑफिसर का शक चैड की वाइफ एरिका पर था, इसलिए वो उसका पीछा भी करता है, पर उसे कुछ भी ऐसा नहीं मिलता जिससे वो एरिका पर इल्जाम लगा सके। इधर चैड के जेल जाने के कुछ ही महीने बाद एरिका चैड को तलाक देकर उसके ही बचपन के दोस्त माइक से शादी कर लेती है, क्योंकि एरिका अब माइक के बच्चे की मां बनने वाली थी। वो पुलिस ऑफिसर चैड को एरिका की ये सारी हरकतें बताता था ताकि चैड एरिका का गुनाह कबूल कर ले, पर चैड कभी भी एरिका के खिलाफ कुछ नहीं बोला। फिर एक दिन चैड को जेल में उसकी बेटी का खत मिलता है जिसमें उसने चैड को बताया कि कैसे एरिका ग्रेस को मारती रहती है, उसको गंदी गंदी गालियां देती है, यहाँ तक कि उसे कुत्ते की पोटी खाने के लिए मजबूर करती है। यह सब जानकर चैड टूट जाता है और अपनी बेटी को एरिका से बचाने के लिए अपनी माँ के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। चैड की माँ भी एरिका की इन हरकतों को पहले से जानती थी, क्योंकि ग्रेस ने सबसे पहले उन्हें ही बताया था। फिर एक शाम चैड की माँ एरिका को अपने घर बुलाती है और शराब पीते पीते दोनों बातें करने लग जाते हैं। इस दौरान चैड की माँ ने वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर रखा था ताकि वो सारी बातें रिकॉर्ड कर सके। बातचीत के दौरान एरिका ने बताया कि उस रात वो फोन कॉल उसने ही किया था अपने नए बर्नर फोन से और वो ही चैड को उस पार्किंग एरिया में लेके गई थी
यहाँ तक कि जब चैड एशली को मार रहा था तब ग्रेस एरिका की कार में पीछे की सीट पर सो रही थी। मतलब कि जिस लड़की की कस्टडी के लिए ये सब हुआ वो वहीं उस टाइम मौजूद थी, बस तब वो बहुत छोटी थी और सो रही थी। न जाने अब जब वो लड़की बड़ी हो चुकी है तब ये सब सोचकर उस लड़की पे क्या बीतती होगी। खैर एरिका का कबूलनामा लेकर चैड की माँ उसी पुलिस ऑफिसर से मिली जो कि एरिका के पीछे पड़ा हुआ था, और फिर आखिरकार 2019 में पुलिस ने एरिका को भी एशली की हत्या में उसकी भूमिका के लिए गिरफ्तार कर लिया। और फिर लंबी सुनवाई के बाद 31 जनवरी 2024 में एरिका को कोर्ट ने गंभीर हत्या का दोषी पाया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आप अपने विचार इस कहानी को लेकर हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।